नमस्कार साथियों, आज सोमवार की सुबह आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक को पढ़ने के लिए जा रहे हैं जो वास्तव में जीव विज्ञान का ग्राउंड है, जीव विज्ञान का, बायोलॉजी का सबसे बेसिक चीज़ है। आप ये जानते हैं कि संपूर्ण दुनिया आज जितने भी लिविंग वर्ल्ड को आप देख रहे हैं, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो एनिमल हो, या फिर वो लिविंग बींग्स को 5 किंगडम में बांटा गया है। इंग्लिश में भी चला जा सकता है। देयर आर 5 किंगडम्स ऑफ द लिविंग बींग्स क्लासिफाइड। फर्स्ट इज मोनेरा, सेकंड इज प्रोटिस्टा, थर्ड इज फंगी, फोर्थ इज प्लांटी एंड फिफ्थ इज एनिमलिया। ओके, आज आप लोग प्लांट और एनिमल को देख पाते हैं, कहते हैं ठीक है वो लिविंग बींग है, लेकिन बेटा इसके पहले भी मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी का डेवलपमेंट हुआ, इवोल्यूशन हुआ और वो लोग आज भी प्रेजेंट हैं। और यूँ कहें कि मानवों का जितना पॉपुलेशन है उससे कहीं ज़्यादा उन लोगों का भी पॉपुलेशन है। हमें समझना इस बात को है कि ये सब पूरी जो दुनिया है, जीव विज्ञान की दुनिया, पूरी जो बायोलॉजिकल वर्ल्ड है, ये किस पर टिका हुआ है या कौन सा चीज़ फंडामेंटल है। उम्मीद है आप गेस कर चुके होंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेल। सेल बच्चों, सेल को हम लोग डिफाइन करते हैं, उसमें 3 टेक्निकल वर्ड होना जरूरी है। सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। समझने की बात है ये 3 टेक्निकल वर्ड्स में क्या मीनिंग है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस ऑल टेक्निकल वर्ड्स। आपको हिंदी में भी समझाएंगे, इंग्लिश में भी आपको समझना है, क्योंकि आज की दुनिया जो है वो इंग्लिश की है। इंग्लिश में आपको लिखने आना चाहिए, आप इसमें से कैच करेंगे वर्ड्स को। मैं कोशिश करूंगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इंग्लिश में डील कर दूं, उसके बाद मैं हिंदी में डील करूंगा। Here, fundamental, structural and functional unit. What do you mean by fundamental? Fundamental can be replaced by another word that is basic. If you are writing basic, need not to write fundamental. If you are writing fundamental, need not to write basic. That means the basic thing. One example is given in NCERT, that is, if anyone will ask you that what is the basic unit of a complete infrastructure of this any building, then you will say of course a brick. So similarly, if anyone will ask you what is the basic structure, basic unit of our body or body of any living beings, then you will say cell. So cell is a basic or fundamental unit. Why it is called structural? When you will see the hierarchy, you will find out that many cells are joining together to perform the similar kind of function they call tissue. Then again, many tissue are joined to form organ. We can write here cell. Many cells will join to form tissue. Many tissues will form the organ, and many organs will form organ system, and organ systems will form the individual. So if you are observing any individual living beings, then definitely that individual is made up of many types of organ system. Each organ system is made up of organ, each organ is made up of tissue, and each tissue is again made up of cell. So of course cell is the structural unit. आप अगर हाथ को देख रहे हैं तो ये हाथ भी सेल का बना हुआ है। अगर आप बॉडी को देख रहे हैं, आप डाइजेस्टिव सिस्टम बचपन से पढ़े होंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम अगर आप देख रहे हैं तो डाइजेस्टिव सिस्टम में कई ऑर्गन है, आपको मालूम है। स्टोमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, ईजोफेगस है, लार्ज इंटेस्टाइन है। ये इन सभी में टिश्यूज़ हैं, आपको मालूम है। एपिथेलियल टिश्यूज़ है, एडिपोज टिश्यूज़ है ना, फिर सभी सेल से मिल करके बने। सो दिस इज़ द स्ट्रक्चरल यूनिट. Now why it is called functional unit? There is very clear cut concept for the functional. What you are doing today for your survival. क्लास 10 में एक चैप्टर है लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस में आप न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन 4 पॉइंट को पढ़ते हैं। ये चारों पॉइंट्स जो है उसको अगर आप ध्यान दें, न्यूट्रिशन आप जो खाते हैं
वो एक्चुअल में आप मुंह से भले ही खाते हैं, लेकिन वह इंटरनली डाइजेस्टिव सिस्टम से वह स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट होकर ब्लड में जाता है और ब्लड से वह ईच एंड एवरी सेल में पहुंचता है और हर एक सेल उस भोजन का उपयोग एनर्जी प्राप्त करने में करता है। इसलिए बचपन में आप लोगों को पढ़ाया गया वी आर ईटिंग फूड टू गेट एनर्जी। हाउ एनर्जी इज गेटिंग, यू आर स्टडिंग इन क्लास 10। सो आप अगर न्यूट्रिशन पढ़ रहे हैं तो सेल ही न्यूट्रिशन ले रहा है। अगर आप रेस्पिरेशन पढ़ रहे हैं तो जो ऑक्सीजन आपने लिया सांस के द्वारा वह ऑक्सीजन आपके हर एक सेल में पहुंच रहा है और हर एक सेल जो है उसको माइटोकॉन्ड्रिया में यूटिलाइज कर रहा है, फूड को ब्रेक करने के लिए ऑक्सीजन को यूटिलाइज कर रहा है। ऐसे आप आगे जा कर के पढ़ेंगे कि बिना ऑक्सीजन के भी फूड का ब्रेकडाउन हो सकता है, उसको एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। खैर, लेकिन रेस्पिरेशन जो है वो आपका हर एक सेल कर रहा है। अगर आप एक्सक्रीशन की बात करते हैं, आप जो यूरिनेट करते हैं वह भी आपका हर एक सेल उसको प्रोड्यूस कर रहा है। यूरिया, अमोनिया, आपको मालूम होना चाहिए लीवर में यूरिया, अमोनिया वगैरह बनता है। जो भी वेस्ट मटेरियल आपकी बॉडी में, जैसे ब्लड का टूटा हुआ पार्ट लीवर से, स्प्लीन से, ये सब जो हमारी बॉडी से बाहर आता है, ये सब ऑफ कोर्स हमारे बॉडी का प्रोडक्ट होता है और ये सब सेल ही करता है। सो जो भी आप लाइफ को जीने के लिए, लाइफ के सर्वाइवल के लिए जो भी प्रोसेसेस आप अप्लाई करते हैं या आपकी बॉडी में हो रहा है जिसकी वजह से आप जिंदा हैं, ये सब सेल से ही हो रहा है। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि सेल जो है वो न सिर्फ प्लांट में और एनिमल में प्रेजेंट है, बल्कि सेल जो है वह इस दुनिया के 5 किंगडम में प्रेजेंट है। कौन कौन से? मोनेरा, एक पहला जो किंगडम आता है वो मोनेरा है। आपको ध्यान रखना चाहिए कि मोनेरा में हम लोग मेनली बैक्टीरिया को पढ़ते हैं। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ बैक्टीरिया को पढ़ते हैं, बल्कि बैक्टीरिया के अलावा भी बहुत सारे हैं। अगर इसे हम एब्रीविएट करें तो CAMERACS, एक्चुअली ये साइनोबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, यू बैक्टीरिया, रिकेट्सियंस, देन क्लेमाइडिया एंड स्पाइरोसिटी, दिस ऑल आर, ये सभी जो है वो मोनेरा में इंक्लूड करते हैं। दूसरा है प्रोटिस्टा। अगर प्रोटिस्टा में आप देखें तो एक सोल मेंबर को आप याद रखें कि भाई ये प्रोटिस्टा ग्रुप में आता है। फंगी को याद रखें, फंगी में आपने देखा होगा मशरूम वगैरह, ये फंगी का ग्रुप होता है। इसमें आप मशरूम को एक मेंबर को याद रखिए, सब हो जाएगा धीरे धीरे। बायोलॉजी कोई डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट नहीं है। हाँ, थोड़ा सा वर्ड्स नए मिल जाते हैं इसमें और याद करने के लिए थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, लेकिन बच्चों अगर आप साथ चलेंगे तो हम भी प्रयास करेंगे कि आप भी उसको याद कर सकें। उसके बाद प्लांटी, ये इन सभी में सेल प्रेजेंट है। एनिमलिया, एक्चुअली हमने प्लांटी और एनिमलिया ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि ये किंगडम का नाम रखा गया है। आप इसको प्लांट्स पढ़ सकते हैं, ये भी प्लूरल है, और एनिमलिया ये भी प्लूरल है, लेकिन ये दूसरी भाषा से लिया गया है, आप इसको एनिमल्स पढ़ सकते हैं। तो ये जितने भी हैं इन सभी में सेल्स प्रेजेंट है। फिलहाल हम लोग सेल की बात करें तो सेल कई तरह के होते हैं। 2 तरह के सेल एटलीस्ट आपको दिमाग में रखना चाहिए, ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि वो आपके लेवल से है। बेटा सेल जो है वह एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है आपके क्लास 9 पे, जहाँ से हम लोग बेसिक स्टार्ट करते हैं। नीट की तैयारी करना है या कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को अगर आप देते हैं तो आपके जीएस में सेल चैप्टर को पूछा जा सकता है, सेल टॉपिक को पूछा जा सकता है। तो सेल जो होता है उसका बेसिक स्ट्रक्चर अगर हम लोग माइंड में रखें तो बहुत कुछ हो जाएगा। पहले हम यहाँ पे आपको प्लांट सेल को एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। प्लांट सेल को जब भी बनाना है कोशिश करना है कि वो पूरा गोल ना दिखे, है ना। ये थोड़ा सा रेक्टेंगुलर बनाना है। गोल अगर आप बनाते हैं तो वो एनिमल सेल को रिप्रेजेंट करने लग जाता है, ठीक है। तो एक लगभग स्क्वायर शेप्ड बना लेना है। ये इसके आउटर बाउंड्री को पहले समझना है। इसका आउटर बाउंड्री जो होता है वह इस ढंग का हमने बना दिया। ये एक्चुअली क्या है, ये दूसरे सेल है। कभी भी सेल को जब हम लोग पढ़ते हैं तो वो अकेला नहीं होगा ना, उसके आसपास में भी कई सेल होंगे। तो ऐसे जब भी हम लोग बनाते हैं तो ये इस रेड कलर से जो हमने आउटलाइन बनाया वो एक इंडिविजुअल सेल की बात करें। जो ब्लू कलर से हमने बताया वो उसके पड़ोसी सेल्स हैं, अगल बगल के सेल्स हैं। अब इसमें क्या है, सेल का जो आउटर बाउंड्री है ये पड़ोसी सेल हमने बना दिया। इसको मैं ब्लैक से बनाता हूँ।
ये बाउंड्री जो है इसके बीच का, ये बाउंड्री जो है अगर प्लांट की बात करें तो ये सेलुलोज का बना होता है और इसको सेल वॉल कहते हैं, सेल वॉल कहते हैं। यहाँ आपको याद रखना है कि यहाँ पे ये 3 तरह के कार्बोहाइड्रेट से बना होगा, सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, पेक्टोसेलुलोज और प्रोटीन। हमने ब्रैकेट में इसलिए लिखा है क्योंकि ब्रैकेट में ये कार्बोहाइड्रेट्स के टाइप हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन ये दोनों को मिला करके, ये दोनों के ही कंपोजिशन से ये सेल वॉल बना है। अच्छा, उसके बाद रेड से हमने जो बनाया है वो प्लांट में जस्ट सेकेंड लेयर इनर टू सेल वॉल मिलेगा, इसको हम लोग कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन, रेड से हमने डायग्राम बनाया, रेड से हमने आउटलाइन बनाया, रेड से हमने लिख दिया। सेल मेम्ब्रेन जो है यहाँ पे ये 2 कंपोनेंट से बना होता है। ये फॉस्फोलिपिड्स एंड प्रोटीन से ये बना होता है। यहाँ देखिए एक बात समझने को है, फॉस्फोलिपिड्स, यहाँ पे वर्ड को थोड़ा क्लियर कर लीजिएगा। फॉस्फो क्या लग रहा है आपको? ऑफ कोर्स फॉस्फोरस जैसा लग रहा है। लिपिड वो फैट मॉलिक्यूल्स है ना, प्रोटीन है। यहाँ कार्बोहाइड्रेट भी प्रेजेंट होता है। एक्चुअली सेल मेम्ब्रेन का जो मॉडल था, बहुत सारे वैज्ञानिकों ने उसके मॉडल को प्रपोज किया, सबने अपने अपने ढंग से बताया कि भाई सेल मेम्ब्रेन ऐसा होना चाहिए। ये उस समय की बात है जिसमें माइक्रोस्कोप डेवलप नहीं हुआ था, लेकिन स्लोली जैसे माइक्रोस्कोप डेवलप हुआ, हम लोगों को एक मॉडल जो फाइनलाइज्ड हुआ वो मॉडल सिंगर और निकोलसन के द्वारा दिया गया है। वह मॉडल यह कहता है कि ये फॉस्फोलिपिड के बाइलेयर का बना हुआ रहता है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है। अच्छा, सेल वॉल के विषय में भी ध्यान रखना है कि सेल वॉल ये 3 लेयर्ड है। थोड़ा सा वो उस साइड चला गया, मैं आपको बता दूंगा बाद में। ये 3 लेयर्ड है, ये 3 लेयर्ड सेल वॉल होता है। अच्छा, इसके अंदर जो है यहाँ बीचों बीच हम इस तरह से अगर सर्कल बना दें तो ये रिप्रेजेंट करेगा न्यूक्लियस को। देखिए इसमें ये सर्कल को हम लोग इस तरह से ब्रेक करके हम लोग इसको ऐसा बनाते हैं कि लगे कि बीच बीच में कुछ पोर्स प्रेजेंट हैं। तो ये जो पोर्स होंगे ना उसको न्यूक्लियर पोर कह सकते हैं आप। न्यूक्लियर पोर्स हमने एक लगाया है तो ये हो गया। ये जो होता है ये डबल मेम्ब्रेनस है, इसलिए आपको 2 मेम्ब्रेन हमने वहाँ पे बनाया है। ये डबल मेम्ब्रेनस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, आप इसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन याद रखेंगे। अब क्या है बेटा, इसके बाद बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर इसमें प्रेजेंट है जिसका अलग अलग काम है। हमने पहले कहा कि एक सेल जो है वो बेसिक यूनिट है, फंक्शनल यूनिट है। इसमें बहुत सारे पार्ट हैं जिसका अलग अलग काम है। अब जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको याद होना चाहिए कि एक ऐसा सेल ऑर्गेनल है जो एक्चुअल में एनर्जी रिलीज़ करने का काम करता है। एनर्जी रिलीज मतलब फूड को ब्रेक डाउन करके एनर्जी रिलीज़ करता है। इस पार्ट को हम यूँ बनाते हैं। ये एक्चुअली इसको जब आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो इसके डायग्राम में आपको क्रिस्टी दिखेगा और इन जो आउटर मेम्ब्रेन है वो स्मूथ दिखेगा, इनर मेम्ब्रेन थोड़ा सा फोल्डेड दिखता है और बीच में जो है वो डॉट हमने ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स को बनाया। इसके अंदर राइबोसोम होते हैं, डीएनए होता है, ऑटोनोमस बॉडी कहलाता है। बहुत सारी बातें हैं, हम एक एक करके आपको अलग अलग ऑर्गेन्स, अलग अलग ऑर्गेनल, इसको ऑर्गेन नहीं करना है, ऑर्गेनल है ना। और सेल के अंदर के जो कंपोनेंट्स हैं उसको ऑर्गेनल कहते हैं। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया है। हम अलग अलग सबका वीडियो बनाएंगे, अभी तत्काल में यहाँ पे देख लिया जाए। इसके बाद ये क्लोरोप्लास्ट है। ये क्लोरोप्लास्ट भी डबल मेम्ब्रेन्ड है, इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं, है ना। ये थाइलेकॉइड्स है, ग्राना है, स्ट्रोमा लैमेली है, क्लोरोप्लास्टिडियन मैट्रिक्स है, 2 मेम्ब्रेन का ये भी बना हुआ है। तो ये हो गया आपका क्लोरोप्लास्ट। आपको याद रखना चाहिए क्लोरोप्लास्ट डायरेक्ट नहीं दिया जा सकता है। क्लोरोप्लास्ट सबसे पहले आपको जानकारी में होनी चाहिए, प्लास्टिड होता है। प्लास्टिड 2 तरह के हैं, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट।
क्रोमोप्लास्ट एक्चुअली कलरफुल होते हैं, जैसे आप फेओप्लास्ट ले लीजिए ब्राउन कलर का होता है, रोडोप्लास्ट ले लीजिए रेड कलर का होता है, क्लोरोप्लास्ट ले लीजिए ग्रीन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। वैसे ल्यूकोप्लास्ट में आप देखेंगे तो वो एलायोप्लास्ट होगा, एल्यूरोप्लास्ट होगा और एमाइलोप्लास्ट होगा। एमाइलोप्लास्ट वो कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करता है ना। प्रोटीनोप्लास्ट कह सकते हैं, प्रोटीन को स्टोर करता है, इसको एल्यूरोप्लास्ट भी हम लोग कह सकते हैं, है ना। और इलायोप्लास्ट जो है वो फैट को स्टोर करता है। खैर प्लास्टिड के कई टाइप हैं, लेकिन क्लोरोप्लास्ट जो है वो आपको यहाँ पे प्लांट सेल को समझने के लिए करना होगा। आपको यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए, ये क्लास 11 का भी टॉपिक है और क्लास 9 का भी टॉपिक है ना। तो दोनों बातों को ध्यान रखा। इसके अलावे वैक्यूल्स होता है, ये वैक्यूल सिंगल मेम्ब्रेन होता है, लेकिन वैक्यूल जब हम लोग प्लांट सेल में बना रहे होते हैं तो हमको ध्यान रखना चाहिए कि वैक्यूल को थोड़ा बड़ा बना दीजिए। एक्चुअली होता क्या है कि वैक्यूल प्लांट सेल में बड़े होते हैं, इतने बड़े हो सकते हैं कि वह न्यूक्लियस को एक कॉर्नर में धकेल करके पहुंचा दे, है ना। और ऐसे वैक्यूल प्लांट सेल एनिमल सेल में भी होता है, लेकिन वहाँ वो छोटे छोटे होते हैं, संख्या में बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन प्लांट में ये बड़े होते हैं, संख्या में बहुत ही कम होते हैं। ये वैक्यूल हो गया। इसके अलावे छोटे छोटे इस तरह के स्ट्रक्चर्स आपको मिलेंगे जो एक्चुअली गोल्गी बॉडीज से मिल करके बने हैं, इस गोल्गी बॉडी से प्रोड्यूस्ड हुए हैं। इसको हम लोग लाइजोसोम कहते हैं, है ना, लाइजोसोम कहते हैं। इसके बाद जो है यहाँ पे गोल्गी बॉडीज आपको इस ढंग से दिख जाएगा। ये गोल्गी बॉडीज कई स्टैक्ड स्ट्रक्चर होते हैं, इसमें हर एक स्ट्रक्चर को है सिस्टर्न कहते हैं। इसमें कुछ राउंडेड स्ट्रक्चर भी मिल सकते हैं, उसको आप वेसिकल बोल सकते हैं। कुछ लंबे स्ट्रक्चर भी मिल सकते हैं, उसको आप लोग ट्यूब्यूल कह सकते हैं। ये आपको ऐसा मत समझ लीजिएगा कि वैक्यूल के ऊपर चढ़ गया। ये भाई ये एक स्फेरिकल बॉडी है। स्फेरिकल मतलब सब एक दूसरे से इंटरमिंगल्ड। हम जितना क्लियर यहाँ पे बना रहे वैसा थोड़ा ना है, ये बिल्कुल ऐसा है कि सब आपको इंटरमिक्स्ड दिखेगा, है ना। ये क्या है, ये गोल्गी बॉडीज है, गोल्गी बॉडीज है। इसके बाद आप यहाँ पे आप बना सकते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इस तरह के हैं, दो तरह। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ट्यूब्यूल स्ट्रक्चर होता है और इसका एक कनेक्शन न्यूक्लियर पोर से होता है, दूसरा कनेक्शन ये सेल मेम्ब्रेन से भी हो सकता है। अच्छा, ऐसा नहीं कि हमेशा ऐसा ही होना चाहिए। ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तैरते हुए भी रह सकता है। हमने एक ट्यूब की तरह का स्ट्रक्चर बनाया है, याद रखिएगा। एक टर्म आता है यहाँ पे इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का मतलब होता है वे सभी सेल ऑर्गेनल जो कि मेम्ब्रेनस होते हैं और ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं, उसको इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम कहते हैं। देखिए, गोल्गी बॉडीज हो गया, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, वैक्यूल हो गया, लाइजोसोम हो गया, इन चारों को मिला करके एक सिस्टम हम लोग समझ लेते हैं, दैट इज इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। इन चारों का काम क्या होता है, ये एक्चुअली सेल के अंदर जो भी न्यूक्लियस के अंदर का कंटेंट है उसको साइटोप्लाज्म में फैलाता है। अब भाई साइटोप्लाज्म तो हमने अभी तक बताया नहीं। ये साइटोप्लाज्म यहाँ पर बिल्कुल फ्लूइड जैसा स्ट्रक्चर है जो पूरे सेल में भरा हुआ रहता है। जैसे आप एक ग्लास में पूरा पानी भरा देखते हैं, वैसे पूरे सेल में जो लिक्विड भरा हुआ है उसको कहते हैं साइटोप्लाज्म, उसको कहते हैं साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ होता है उसको कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। इसमें राइबोसोम्स आपको मिल जाएंगे। राइबोसोम का स्ट्रक्चर यूं याद कर लीजिए, है ना, ये राइबोसोम्स है। अच्छा, एक चीज़ और है, हमने जो आपको अभी जो मैं बता रहा हूँ, एक्चुअली सेल जो हैं दो तरह के होते हैं। एक सेल जिसको प्रोकैरियोटिक कहते हैं, आप इसको मान लीजिए कि प्रोकैरियोटिक वो सेल हैं जो इस दुनिया में जब लिविंग वर्ल्ड का डेवलपमेंट हो रहा था तो वो पहले डेवलप हुए और ऊपर वाले की कृपा से वो आज भी वैसे ही हैं। बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट उन लोगों में नहीं हुआ है, तो वो प्रोकैरियोटिक कहलाते हैं। और यूकैरियोटिक वो हैं जो थोड़े एडवांस्ड हो गए। बीच में कई इंटरमीडिएट फेजेस इवोल्यूशन के दौरान आए थे जिसमें प्रोकैरियोट और यूकैरियोटिक सेल्स का कम्बिनेशन मिलता है। तो उससे हम लोगों को ये लगता है कि प्रोकैरियोट पहले डेवलप हुआ, उसके बाद एक इंटरमीडिएट स्टेज आया, उसके बाद यूकैरियोट्स आए। तो अभी जो हम बना रहे हैं जिसमें डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स आपको मिल रहे हैं, जैसे डबल मेम्ब्रेनस में आपको कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कौन कौन सा डबल मेम्ब्रेन है, किस में सिंगल मेम्ब्रेन है, किस में किसी में
कोई मेम्ब्रेन भी नहीं है। जैसे देखिए ये माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन है, क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन है, राइबोसोम जो है उसमें कोई भी मेम्ब्रेन नहीं है, राइबोसोम में कोई भी मेम्ब्रेन नहीं है। वैक्यूल ये सिंगल मेम्ब्रेन है ना। फिर लाइसोसोम सिंगल मेम्ब्रेन है, डबल सिंगल मेम्ब्रेन गोल्गी बेटीज भी है ना। अच्छा, ये न्यूक्लियस की अगर हम बात करें तो न्यूक्लियस में भी बहुत सारे कंटेंट होते हैं। स्लोली आप जा सकते हैं। जैसे इसके अंदर जो लिक्विड भरा हुआ है उसको हम लोग न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, ये तो हमने लिख दिया है ना। इसके अलावा यहाँ पे सेंट्रियोल मिलेगा। ये सेंट्रियोल इस ढंग का होता है। एक्चुअली इसका इलाज जो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक पिक्चर हम आपको सेपरेट बना करके बताएंगे। ये इस तरह से एक डायग्राम बनाइए, ये सेंट्रियोल है ना। सेंट्रोसोम इन दोनों को मिला के कहते हैं सिंगल को। आप देख रहे हैं तीन को हमने परपेंडिकुलर बनाया, 3 ऐसे है तो 3 इस तरीके से है, तो ये सेंट्रियोल सिंगल को कहेंगे, दोनों को मिलाकर सेंट्रोसोम कहेंगे। इसमें एक और स्ट्रक्चर मिलेगा आपको जिसको कि न्यूक्लियोलस कहते हैं। इसके अंदर बहुत सारे इंटरवूवन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स आपको मिल जाएंगे जिसको क्रोमोसोम कहते हैं। घबराने की बात नहीं है, जब क्रोमोसोम को पढ़ाया जाएगा तो आपको ये हम बताएंगे कि क्रोमोसोम के अलग अलग लाइफ स्टेजेस को ही अलग अलग नाम से बोलते हैं। जैसे सिस्टर क्रोमेटिड हो गया, क्रोमेटिन नेटवर्क हो गया, क्रोमेटिड हो गया, सिस्टर क्रोमेटिड्स हो गया, है ना। उसी में स्ट्रक्चर्स मिलते हैं, सेंट्रोमियर कहते हैं, काइनेटोकोर कहते हैं। फिर क्रोमोसोम के अंदर आपको डीएनए मिलेगा। डीएनए के ही पार्ट को जहाँ वो ज़्यादा इंटरवूवन होते हैं वहाँ पर उसको हम लोग जीन कहते हैं। तो जीन, डीएनए ये सभी क्रोमोसोम के पार्ट हैं, ये सभी बात होंगे। एनसीईआरटी में आपको 5 स्ट्रक्चर को बताया गया है क्लास 9th में। ऐसे इसमें और भी बहुत सारे टॉपिक है। स्लोली मैं एक और सेल का थोड़ा इलेबोरेटिव वीडियो में बनाऊंगा जो सेल का होगा, जो क्लास 11 के लिए होगा। हम समझते हैं क्लास 9th के बच्चे जो हैं उनके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और भी सब्जेक्ट्स होते हैं पढ़ने को, तो उनको तो इतना पढ़ना चाहिए जिससे उनका काम चल जाए। उसके बाद 10th पास करने के बाद अगर आपको बायोलॉजी में मन लग रहा है तो बिल्कुल आप इतनी बातों को ध्यान दीजिए। एक एक करके मैं सेल ऑर्गेनल का वीडियो बना दूंगा, उसको भी देखिएगा, लेकिन कम से कम इतनी बातों को ध्यान दीजिए। ये एक मॉडरेट एवरेज स्टूडेंट के लिए हमने कहा। अगर आप बायोलॉजी के प्रति काफ़ी सीरियस हैं तो अगले वीडियो में हम काफ़ी इलेबोरेटिव थॉट लेकर के आएंगे सेल के लिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।